अब तक हमने लेक्चर की एक सीरीज में मैकेनिक्स ऑफ ए पार्टिकल को डिस्कस किया। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस मैकेनिक्स ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। जब सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात करेंगे तो वहां हम क्या कहेंगे कि इफ वी आर कंसीडरिंग द मोशन ऑफ ए बॉडी, अगर किसी बॉडी का मोशन हमें कंसीडर करना है तो हम मानते हैं कि दिस बॉडी इज कंसीडर्ड to be divided into large number of discrete points. Now there are two type of forces acting on the system. First is external forces due to agencies or sources outside the system, and second is internal forces acting due to mutual interaction of particles with all other particles of the system. Due to nature of particle. सपोज करते हैं हम कूलम फोर्सेस if the particles are charged or charged। तो ये दो तरह की फोर्सेस होगी, मेनली हमारी एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्सेस। इंटरनल फोर्सेस में एक पार्टिकल के ऊपर दूसरे पार्टिकल जो फोर्सेस एक्ट करेंगे दे विल बी इंटरनल फोर्सेस, और एक्सटर्नल फोर्सेस में जो बॉडी के बाहर से फोर्स एक्ट करती है उसको हम एक्सटर्नल फोर्स की कैटेगरी में लेते हैं। दस इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ith पार्टिकल फ्रॉम न्यूटन्स second law of motion is summation j equal to 1 to n। n पार्टिकल्स हैं, हमने कंसीडर किया था पहले ही, ठीक है। सपोज देयर आर n पार्टिकल्स एंड j नॉट इक्वल टू i। This is Fji plus Fie, and this is equal to dP upon dt. Rate of change of momentum. P is momentum here, linear momentum of ith particle. You can say this is Pi. This is for ith particle, momentum of ith particle. This first term represents the internal forces acting on ith particle. This Fji, this represents the force acting on ith particle due to jth particle. jth पार्टिकल की वजह से ith पार्टिकल पे जो फोर्स है दैट इज Fji, और यहां हमने इन सब का समेशन ले लिया, तो जितने भी पार्टिकल्स हैं
ठीक है, वो कितनी इंटरनल फोर्स लगा रहे हैं ith पार्टिकल के ऊपर, दिस इज इक्वल टू FJI, एंड दिस टर्म, सेकेंड टर्म, रिप्रेजेंट द एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ith पार्टिकल। बाहर से जो ith पार्टिकल के ऊपर फोर्स एक्ट करेगी, दैट इज FIE। नाउ यहां पे हमने J नॉट इक्वल टू I लिया है। J नॉट इक्वल टू I का मतलब क्या है कि अगर हम J को I के इक्वल कर दें, देन दिस फोर्स विल बी FII। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स फोर्स एक्टिंग ऑन ith पार्टिकल ड्यू टू ith पार्टिकल। ठीक है, अपने ऊपर ही पार्टिकल फोर्स एक्ट कर रहा है, ऐसी कोई फोर्स नहीं होगी, सो दिस विल बी जीरो। ठीक है, फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल बाय इटसेल्फ, दैट इज जीरो। तो इसलिए हमने यहां पे J नॉट इक्वल टू I लिया है। अब यहां मैं बार बार बात कर रहा हूं कि ith पार्टिकल, ith पार्टिकल का मतलब क्या है? सपोज करो ये बॉडी है जिसको हमने लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स या लार्ज नंबर ऑफ डिस्क्रीट पॉइंट्स में डिवाइड किया था, जिसका हम मोशन स्टडी करेंगे, और वो मोशन किसका होगा? इस कंप्लीट बॉडी का मोशन होगा। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है हमारे। अब सपोज करो यहाँ पे ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 हो गया कहीं, ये पॉइंट 3 है, पॉइंट 4, और ये बहुत सारे पॉइंट्स, इसमें ऐसे लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट्स हमने यहाँ पे ले लिए इसके अंदर। अब हम अगर बात करें पॉइंट 1 की, तो पॉइंट 1 का पोजीशन वेक्टर हम मान लेते हैं R1। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे हमने ये पॉइंट 2 लिया था, इस पॉइंट 2 का पोजीशन वेक्टर होगा हमारा R2, और ऐसे इस 3 का पोजीशन वेक्टर R3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ हम किसी कोई पार्टिकल मान लेते हैं ith। ith का मतलब है कि कोई हम जनरलाइज करना चाहते हैं चीज को। ठीक है, ith में भी फर्स्ट, ठीक है, सेकंड भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है। ठीक है, ith ये पार्टिकल भी हो सकता है, ये पार्टिकल हमने जनरल ले लिया, उसको मान लिया। तो मान लो मैं यहां पे I को मान लेता हूं 2, I इक्वल टू 2। ठीक है, सेकंड पार्टिकल है जो ith पार्टिकल है, और J मान लिया हमने 4, J इक्वल टू 4। सो FJI इक्वल टू F42। ठीक है, यानी हम यहां पे बोल सकते हैं दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय फोर्थ पार्टिकल ऑन सेकंड पार्टिकल। ठीक है, ड्यू टू jth पार्टिकल कहा हमने, ith पार्टिकल के ऊपर फोर्स ड्यू टू jth पार्टिकल। तो ये हमारा ith पार्टिकल है, सेकंड के ऊपर फोर्स ड्यू टू फोर्थ पार्टिकल। अब यहाँ इंटरनल फोर्सेस किसकी वजह से, मैंने आपको बताया कि ये पार्टिकल इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा। अगर मैं फोर्थ की बात करूं, ये पार्टिकल भी करेगा, ये भी करेगा, सारे इसके ऊपर फोर्स कुछ एक्ट करेंगे। सो वी कैन से इंटरनल फोर्सेस ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन को ये ओबे करेंगी जो इंटरनल फोर्सेस होंगी। सो वी कैन से FJI, दिस विल बी इक्वल टू माइनस FIJ। ठीक है, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, अगर ith पार्टिकल के ऊपर jth पार्टिकल ये फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, तो यहां पे क्या कहेंगे हम, jth पार्टिकल के ऊपर ith पार्टिकल सेम फोर्स अप्लाई करेगा, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी। इक्वल और अपोजिट फोर्स एक दूसरे के ऊपर एक्ट करते हैं, ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। सपोज ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब यहां हम बोल सकते हैं इक्वेशन of motion of whole body or all the particles,
सारे पार्टिकल्स जो हमने इसमें लिए हैं, इन सब के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी? ये इक्वेशन मोशन थी सिर्फ ith पार्टिकल के लिए, किसी पर्टिकुलर पार्टिकल के लिए। ith में भी सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ कोई भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, अब इस समेशन को एक्सटेंड कर देंगे ओवर द होल बॉडी, सारे पार्टिकल्स के ऊपर एक्सटेंड कर लेंगे। पार्टिकल कहां से कहां तक है? आई कहां से है? 1 to n। तो ये इक्वेशन नंबर 1 को अगर हम देखें, इक्वेशन नंबर 1 कैन बी रिटन एज समेशन ओवर आई, एंड आई इज फ्रॉम 1 to n, एंड दिस इज समेशन j इक्वल टू 1 to n, एंड j नॉट इक्वल टू आई, ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं पहले। दिस इज f j i प्लस, यहां से हम देखते हैं कि एक्सटर्नल फोर्सेस ये ith पार्टिकल के ऊपर थी, तो सारे पार्टिकल्स के ऊपर लेंगे तो हम समेशन लेंगे। ये समेशन हमने पहले ही सारा कॉमन ले लिया है बार पे, ठीक है। सो दिस विल बी f i e फॉर एक्सटर्नल, एंड दिस इज इक्वल टू समेशन ओवर i आपको पता है 1 से n तक है, dpi अपॉन dt। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 कैन बी रिटन एज समेशन ij f j i, ठीक है, एंड हेयर j नॉट इक्वल टू i प्लस समेशन ओवर i, और i कहां से है कहां तक है? 1 to n, i 1 to n, j 1 to n, f i external, and this is equal to summation over I dpi upon dt। इक्वेशन नंबर 4। अब इस इक्वेशन नंबर 4 में अगर हम फर्स्ट टर्म को देखें, हमने कहा था सेकंड इक्वेशन से कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेबल होगा इंटरनल फोर्सेस के ऊपर, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, ये पार्टिकल है, सपोज करो 1 है, ये पार्टिकल 4 है, ठीक है। अगर यहां से ये फोर्स इसके ऊपर अप्लाई हो रही है, ठीक है, दिस इज F41। F41 इज फोर्स एक्सर्टेड ऑन दिस पार्टिकल 1 बाय फोर्थ पार्टिकल। तो जो ये 1 पार्टिकल है, ये फोर्थ पार्टिकल के ऊपर इक्वल और अपोजिट फोर्स अप्लाई करेगा, जिसको हम F14 बोलेंगे, ठीक है। दीज फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो इनका जब सम करेंगे, हम समेशन करेंगे, तो दिस टर्म विल बी 0। आप समेशन करके देख लेना यहां से, ठीक है। 1 2 के ऊपर कर रहा है तो 2 1 के ऊपर भी कर रहा है, तो जब इनका समेशन हम लेंगे, दिस टर्म विल बी 0, ठीक है। फर्स्ट टर्म विल बी 0, सो वी हैव समेशन ओवर आई f i e समेशन i dpi अपॉन dt, ठीक है। अब इस dpi अपॉन dt को मैं कैसे लिख सकता हूं? दिस इज समेशन ओवर i dpi, pi आपको पता है mi vi, लीनियर मोमेंटम, ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैं इसके ऊपर वेक्टर लगा रहा हूं यहां सारी जगह। सो दिस कैन बी रिटन एज फ्रॉम हियर समेशन ओवर i d अपॉन dt mi vi, v वेक्टर क्वांटिटी है, इसके ऊपर हम वेक्टर साइन लगा देते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू समेशन ओवर i mi हमने बाहर ले लिया, मास कांस्टेंट है इस डेरिवेटिव से, एंड दिस इज dvi अपॉन dt, ओके। एंड दिस कैन बी रिटन एज समेशन ओवर i mi d upon dt, and what is vi? vi again, vi हमारा होता है dri अपॉन dt। सो यहाँ जो पोजीशन वेक्टर लेंगे वो भी ith पार्टिकल के लिए ही हम लेंगे, dri अपॉन dt। तो यहाँ हम लिख सकते हैं dri अपॉन dt, ठीक है। और लेफ्ट साइड मैंने यहाँ लिख ली समेशन i f i एक्सटर्नल, ये तो 0 हो गया था हमारा। इक्वेशन नंबर 5 मान लेते हैं हम इसको। नाउ फ्रॉम
इक्वेशन नंबर 5। लेफ्ट साइड अगेन हमारा समेशन आई एफ आई ई वेक्टर साइन के साथ हम लगाएंगे, एंड दिस इज इक्वल टू समेशन ओवर आई एम आई डी टू आर आई अपॉन डी टी स्क्वायर, क्योंकि ये सेकेंड डेरिवेटिव हो गया, ठीक है। एंड दिस कैन बी रिटन एज समेशन ओवर आई, अगर मैं इसको एम आई क्योंकि कांस्टेंट है तो इसके डेरिवेटिव के अंदर ले जाऊं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एंड दिस इज डी टू अपॉन डी टी स्क्वायर एम आई आर आई, एंड दिस इज इक्वल टू एफ आई ई समेशन ओवर आई एफ आई। दिस इज टोटल एक्सटर्नल फोर्स। हमने एक्सटेंड कर दिया, ith पार्टिकल के लिए था तो सारा समेशन सारे पार्टिकल्स के ऊपर एक्सटेंड कर लिया, तो हर एक पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लग रही है एक्सटर्नल, ये उन सब का वेक्टर सम है, यानी दिस इज टोटल एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम। यहां पे हम लिख लेते हैं दिस इज टोटल external force acting on the system। सिस्टम किससे बना है? पार्टिकल से, और पार्टिकल हमने कैपिटल एन माने थे, ठीक है। और ये समेशन आई कहां से है? 1 to n है, ठीक है। तो सारे पार्टिकल्स के ऊपर जो फोर्सेस हैं उनका सबका वेक्टर सम जब लें तो हमारा टोटल एक्सटर्नल फोर्स आता है, ठीक है। अब इसको मैं दोबारा से रीअरेंज करके अगर लिख सकता हूं तो ये आएगा समेशन ओवर आई एफ आई ई डी टू अपॉन डी टी स्क्वायर समेशन ओवर आई एम आई आर आई। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 6। मैंने आपको बताया था कि ये समेशन जो है दिस इज टोटल एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम। सो इस टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ? एफ ई भी लिख सकता हूँ। सिंपली दिस इज एफ ई। एफ ई का मतलब है टोटल एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम। सो एफ इक्वल टू समेशन ओवर आई, ठीक है, एफ आई ई, एंड दिस इज इक्वल टू डी टू अपॉन डी टी स्क्वायर समेशन ओवर आई एम आई आर आई, वेक्टर क्वांटिटी है आर आई, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर 6 क्या शो करती है? इक्वेशन नंबर 6 इज द इक्वेशन ऑफ मोशन of a system of particles, system of particles। जो पार्टिकल्स का सिस्टम था, इन सब के लिए ये इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास आती है। अब हम बात करेंगे सेंटर ऑफ मास एंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेंटर ऑफ मास बताएंगे क्या होता है, डिफाइन करेंगे यहाँ पे, और उसकी टर्म में इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आएगी वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। नाउ डिफाइन आर इक्वल टू समेशन आई एम आई आर आई, ये हमने ये उठा लिया एम आई आर आई अपॉन समेशन ओवर आई एम आई, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू समेशन ओवर आई एम आई आर आई। और जो ये सारे पार्टिकल्स के मासेस का सम है, ठीक है, एम आई क्या है, इसको हमने समेशन जब लिया तो एम आई है ith पार्टिकल का मास, सेकंड का मास या फोर्थ का मास, सिक्स मास, लेकिन जब हम इनका सम करेंगे जितने इसमें पार्टिकल हैं सिस्टम में उन सब के मासेस का सम लेंगे, देन that will be total mass m। so m is the total mass of the body, or you can say particles of the system।
ठीक है, टोटल मास ऑफ द बॉडी या फिर टोटल मास ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम। जो सारे सिस्टम के पार्टिकल्स हैं उनका टोटल मास हमने m मान लिया। सो r विल बी इक्वल टू समेशन ओवर i mi ri अपॉन m। वेक्टर साइन हम इसके ऊपर लगाएंगे हर जगह। नाउ r क्या है? r डिफाइंस ए पॉइंट वेयर सेंटर ऑफ मास लाइज। सपोज करो यहां पे ये पॉइंट है जहां पे सेंटर ऑफ मास लाई करता है। सपोज करो ये पॉइंट c है, इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? दिस विल बी r। r will be position vector of the point where the whole mass of the body is supposed to be concentrated। ये इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन है। फिजिकली हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि C पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर R है, और C पॉइंट क्या है? वेयर होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कंसेंट्रेटेड। जहां पे इस बॉडी का या इस सिस्टम का सारा मास हम मान रहे कंसंट्रेट हो रहा है, उसको बोलते हैं हम सेंटर ऑफ मास। अब इससे इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे आएगी? नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6 वी हैव एफ ई इक्वल्स d2 अपॉन dt स्क्वायर। नाउ व्हाट इज समेशन ओवर i mi ri? ठीक है, दिस इज r इंटू m। ठीक है, r m, और यू कैन से m क्योंकि मास ऑफ द बॉडी है, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसको बाहर ले लेंगे हम। सो वी हैव m इंटू d2 अपॉन dt स्क्वायर r। ठीक है, दिस इज इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर सेंटर ऑफ मास। इक्वेशन नंबर 7 आ गई। सेंटर ऑफ मास के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन ये आ जाती है हमारे पास। और सेंटर ऑफ मास क्या कहा था मैंने? एक पॉइंट है जहां पे होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड, और वहां पे फोर्सेस कौन सी एक्ट कर रहे हैं? ठीक है, एक्सटर्नल फोर्सेस सिर्फ उस पॉइंट पे एक्ट करती हूं। So from number 7 equation we can say this d2r upon dt square, this was dt square, second derivative. This is acceleration of center of mass of the system। और ये F मैंने बताया था, एफ ई दिस इज टोटल एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, और ये M टोटल मास ऑफ द सिस्टम। तो हम यहां से एक स्टेटमेंट लिखने वाले हैं, द सेंटर ऑफ मास मूव्स इन सच ए मैनर as if the total mass of the system is concentrated at that point and all external forces acting on a system are applied at that point। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कि दिस इज इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास यहाँ कैसे मूव करेगा, कैसे बिहेव करेगा, ये हमारा सेंटर ऑफ मास है जिसका पोजीशन वेक्टर आर लिया, और यहाँ टोटल मास हमने एम माना है बॉडी का, या सारा मास कंसंट्रेट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें हमने क्या कहा कि सेंटर ऑफ मास मूव्स इन सच ए वे या सच ए मैनर,
या हम कह सकते हैं सेंटर ऑफ मास बिहेव्स इन सच ए मैनर एज इफ द टोटल मास ऑफ द सिस्टम इज concentrated, is supposed to be concentrated, supposed to be concentrated at that point. इस पॉइंट पे हम मान के चल रहे हैं कि जो सारा मास है बॉडी का वो यहां पे कंसंट्रेट है, ठीक है। और जो एक्सटर्नल फोर्सेस लग रही हैं बॉडी के ऊपर, टोटल एक्सटर्नल फोर्सेस ये वाली फोर्सेस हैं, दे आर एक्टिंग ऑन दैट पॉइंट। इस पॉइंट पे सारी की सारी फोर्सेस हम मान रहे हैं कि एक्ट हो रही है और सारा का सारा मास यहां कंसंट्रेट हो रहा है, तो उस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास पे सारा मास कंसंट्रेट मान रहे हैं हम बॉडी का, सारी फोर्सेस एक्सटर्नल फोर्सेस जो है इसी पॉइंट पे एक्ट कर रही हैं। तो इस पॉइंट का जो मोशन है उसको हम बॉडी के मोशन से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां मैंने एक्सटर्नल फोर्सेस की बात की है, इंटरनल फोर्सेस कहां गई थी हमारी? इंटरनल फोर्सेस मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास थर्ड लॉ एप्लीकेबल है, न्यूटन्स का थर्ड लॉ एप्लीकेबल है, तो उस केस में जो इंटरनल फोर्सेस होंगी, प्योरली इंटरनल फोर्सेस हम कहेंगे, दे विल एड अप टू 0, ठीक है। तो इंटरनल फोर्सेस इस केस में विल बी 0, ठीक है। तो सिर्फ कौन सी फोर्सेस है? एक्सटर्नल फोर्सेस यहां एक्ट करेंगे। हम यहां बोल सकते हैं कि जो मोशन होगा पार्टिकल का, दैट विल बी ड्यू टू मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ particles will be due to external forces only. Internal forces will not contribute to the motion of सिस्टम। सिस्टम के मोशन में इंटरनल फोर्सेस का कोई भी योगदान नहीं है, ये हमने यहां से बता दिया। सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से मोशन होगा। नाउ वी आर गोइंग टू टेक द एग्जांपल मोशन ऑफ फ्रेगमेंट्स ऑफ ए क्रैकर। ये हमने कोई क्रैकर लिया, कोई आप जैसे रॉकेट दिवाली पे उड़ाते हो, ठीक है। तो इसका मोशन देखो यहाँ पे पैराबोलिक है। इस पे किसकी वजह से पैराबोला होगा? ये ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो एक्सटर्नल फोर्स कौन सी होगी इस पे? ग्रेविटी। सिर्फ ग्रेविटी इस पे एक्सटर्नल फोर्स होगी। यहां हम एयर फ्रिक्शन नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं, नेग्लेक्टेड। सिर्फ ग्रेविटी को हम एक्सटर्नल फोर्स यहां पे ले रहे हैं, ठीक है। अभी इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है बिफोर एक्सप्लोजन, ठीक है। लेकिन जब ये एक्सप्लोड करेगा तो उसके पास, उसकी वजह से क्या होगा? जो अंदर फोर्सेस आई, इंटरनल फोर्सेस, वो इसके एक्सप्लोजन करेंगे। एक जो है दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा तो इसका एक्सप्लोजन होगा, ठीक है। तो इसका एक्सप्लोजन कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। एक्सप्लोड करेगा ये ऊपर जाके, जब ये फटेगा, एक्सप्लोड करेगा, तो ये जो फ्रेगमेंट्स होंगे इसके, ये देखो अंदर से जो इंटरनल फोर्सेस ने एक पार्टिकल ने दूसरे पार्टिकल के ऊपर, एक फ्रेगमेंट ने दूसरे के ऊपर जो फोर्स अप्लाई की, उसकी वजह से इसमें क्या हुआ? एक्सप्लोजन हुआ। और ये एक्सप्लोजन की वजह से ये देखो पैराबोलिक पाथ ही फॉलो करेगा। क्यों पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा? क्योंकि इंटरनल फोर्सेस जो होंगी, दे डू नॉट कंट्रीब्यूट टू मोशन ऑफ द सिस्टम, ठीक है। वो मोशन को यहां पे कंट्रीब्यूट नहीं करेंगी, वे एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगी। न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग
जो एक पार्ट दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है उतना ही दूसरा पहले के ऊपर अप्लाई करेगा, तो इंटरनल फोर्सेस का इफेक्ट यहां पे कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, सिर्फ इंटरनल फोर्सेस का काम क्या है कि ये एक्सप्लोजन करेंगे और इसका मोशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो एक्सप्लोजन के बाद भी कौन सी फोर्स है एक्सटर्नल, सिर्फ ग्रेविटी। सिर्फ ग्रेविटी के अंडर ही ये यहां नीचे आएंगे। तो जो पाथ इसने फॉलो किया था रॉकेट ने एज ए होल, वही इसके फ्रेगमेंट आगे फॉलो करेंगे। अब यहां पे मैंने जैसे आपको बताया था कि इंटरनल फोर्सेस मोशन को कंट्रीब्यूट नहीं करती, तो इट मींस दे डू नॉट चेंज टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। यहां से भी आप देख सकते हो कहीं हमने इंटरनल फोर्सेस लिखा है नहीं, तो मोशन पे कोई फर्क नहीं है, इट मींस मोमेंटम पे कोई फर्क नहीं है सिस्टम की इंटरनल फोर्सेस की वजह से। सो ये इस स्टेटमेंट से हमारे पास क्लियर है यहाँ पे कि सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस यहाँ एक्ट कर रही हैं। सेंटर ऑफ मास मूव्स इन सच ए मैनर एज इफ द टोटल मास ऑफ द सिस्टम इज कंसंट्रेटेड एट दैट पॉइंट एंड ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम आर अप्लाइड एट दैट पॉइंट, क्योंकि इंटरनल फोर्सेस 0 होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो फ्रेगमेंट जो सिस्टम की मोमेंटम थी बिफोर एक्सप्लोजन, वो मोमेंटम होगी फ्रेगमेंट्स की आफ्टर एक्सप्लोजन। क्योंकि मोमेंटम सिर्फ ग्रेविटी की वजह से थी, तो इसलिए बिफोर एक्सप्लोजन और आफ्टर एक्सप्लोजन जो टोटल मोमेंटम होगी वो सेम होगी, वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि जो ये फ्रेगमेंट्स का मास होगा, हर एक फ्रेगमेंट का मास होगा, दैट विल फॉलो द सेम पाथ एज फॉलोड बाय द दिस क्रैकर बिफोर एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन से पहले जो इस क्रैकर ने पाथ फॉलो किया था, एक्सप्लोजन के बाद उसके जो फ्रेगमेंट्स होंगे वो सेम पाथ फॉलो करेंगे, क्योंकि कोई इंटरनल फोर्स यहाँ पे मोशन में कंट्रीब्यूट नहीं करती, एक्सटर्नल फोर्स करेगी, दैट इज ग्रेविटी। और इसकी वजह से ही पहले मोशन था, इसी की वजह से बाद में मोशन है, तो मोमेंटम में चेंज नहीं हुआ, मोमेंटम रिमेन सेम, दैट्स व्हाई दे फॉलो सेम पाथ। नाउ वी विल राइट द रिलेशन फॉर टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। लेट दिस इज पी, पी हमने टोटल लीनियर मोमेंटम मान लिया एंड दैट इज इक्वल टू समेशन पी आई। समेशन और आई, आई हमारा 1 to n है क्योंकि कैपिटल एन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं सिस्टम के, और पी आई जो है ith पार्टिकल की मोमेंटम है। सो दिस इज इक्वल टू समेशन और आई एम आई वी आई एंड summation over I mi. What is vi? Vi is dri upon dt। क्योंकि मास कांस्टेंट है, इसके अंदर ले सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो दिस इज इक्वल टू समेशन ओवर आई डी अपॉन डी टी एम आई आर आई, एंड दिस कैन बी रिटन एज डी अपॉन डी टी समेशन आई एम आई आर आई। दिस इज टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। वी नो सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर हमने डिफाइन किया था, आर इक्वल टू समेशन आई एम आई आर आई अपॉन एम। ठीक है, तो यहां से समेशन आई एम आर आई किसके इक्वल होगा, आर इंटू एम। सो वी कैन राइट पी इक्वल टू डी अपॉन डी टी आर एम, और P इक्वल टू एम डी आर अपॉन डी टी। दिस इज टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। या हम यहां से अगर करें तो P इक्वल टू एम इंटू वी। ये V क्या है,
जिस वेलोसिटी से सेंटर ऑफ मास मूव करता है, और m टोटल मास है। तो यहां से हम बोल सकते हैं टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज प्रोडक्ट ऑफ टोटल मास ऑफ द सिस्टम एंड velocity of center of mass of the system. So we have discussed the mechanics of a system of particle. यहाँ हमने center of mass भी बताया, उसकी टर्म में मोशन भी आपको एक्सप्लेन किया। तो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम क्या करेंगे, कंजर्वेशन थ्योरम फॉर लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम एंड एनर्जी यहाँ डिस्कस करेंगे फॉर द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। थैंक यू।